अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे? यू विल बी फाइन, आई होप सो। आज हम एक और चैप्टर के साथ हाजिर हैं जिसका नाम है मैक्रोमोलिक्यूल। सेकंड ईयर चैप्टर नंबर है 14। ये चैप्टर भी शॉर्ट क्वेश्चन के एतबार से एक अहम चैप्टर है। और जैसे कि हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6 और उसके बाद अब आ रहे हैं 14 की तरफ। तो जो लोगों को ये मालूम नहीं है या जिन स्टूडेंट्स ने अभी ज्वाइन किया है, तो वो ये जो बकिया चैप्टर्स हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। वहाँ पर जाकर वो बाकी भी शॉर्ट क्वेश्चंस को स्टडी कर सकते हैं। तो चलते हैं आज अपने चैप्टर की तरफ। और ये मैं हमेशा की तरह फिर बताता चलता हूँ कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो हमारी वेबसाइट पर मौजूद हैं। umairkhanacademy.com पर जाएंगे सिंपली, और वहाँ पर जाकर क्लास 12 में एंटर करेंगे। वहाँ आपको चैप्टर की लिस्ट मिल जाएगी और चैप्टर नंबर 14 को आप सेलेक्ट कर कर आ सकते हैं। ये सब कुछ कोई भी रिसोर्सेज हैं आपको फ्री में मिल रहे हैं, तो आप यहाँ पर इसको याद भी कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर मैक्रोमोलिक्यूल। तो मैक्रोमोलिक्यूल का सिंपल सा जो मतलब है वो तो यही है कि ऐसे मॉलिक्यूल जो बड़े हों। तो यहाँ सवाल पैदा होता है कितने बड़े हों। तो हमने एक छोटी सी यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन रख ली है। कैसे? मॉलिक्यूल्स हैविंग मोलेकुलर मास यूजुअली मोर देन 10,000 आर कॉल्ड मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो एक बात तो वही पुरानी है कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में मिल जाएं तो बड़े मॉलिक्यूल बन जाते हैं, ठीक है। तो वो बड़े मॉलिक्यूल मैक्रोमोलिक्यूल कहलाते हैं। तो हम यहाँ पर एक कैटेगरी हमने छोटी सी ऐड कर दी है कि अगर उनका मैस इतना हो जाए यानी 10,000 तक, तो हम उसको मैक्रोमोलिक्यूल कह सकते हैं। इसकी एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, स्टीरॉयड्स, हार्मोन्स, ठीक है ना, लिपिड्स जो बड़े हों, ये सब के सब शामिल है। यानी अगर किसी को थोड़ा डाउट होता है कि सपोज कीजिए हम प्रोटीन की बात करते हैं, प्रोटीन एक मैक्रोमोलिक्यूल है, तो उसका माइक्रोमोलिक्यूल क्या होगा या मोनोमर क्या होगा, वो हम कहेंगे अमीनो एसिड। इसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो बहुत बड़े बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन उनका सिंपलेस्ट यूनिट क्या है या छोटा तरीन मॉलिक्यूल कौन सा है जो उसको जुड़कर या कह लीजिए आपस में जुड़ कर बनाता है, वो हमारे पास है ग्लूकोज, ठीक है, या आप कह लें मोनोमर्स और मोनोसेक्राइड। और इसी तरीके से अगर लिपिड्स हैं तो उनके छोटे यूनिट्स कौन से होंगे, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स या कह लें फैटी एसिड्स। तो ये जो छोटे बहुत छोटे भी हो सकते हैं और वो छोटे कुछ बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन उनके आपस में मिलने से जो नया कुछ बनने वाला है वो है मैक्रोमोलिक्यूल। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन का सिंपल सा मतलब ये होगा कि छोटे छोटे मोनोमर्स का मॉलिक्यूल्स का जुड़कर बड़ा मॉलिक्यूल में तब्दील होना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। इसको हम अपने अल्फाज में कैसे लिखते हैं? तो हम लिखते हैं एनी प्रोसेस इन विच मोनोमर्स कंबाइन केमिकली टू प्रोड्यूस अ पॉलीमर, यानी कि बड़े मॉलिक्यूल, कॉल्ड polymerization. The monomers molecule present in the polymer usually number from at least 100 to many. यानी हो सकता है कि वो चंद ही हो, जैसे कि हम पढ़ते हैं पेप्टाइड्स को जोड़कर डाईपेप्टाइड्स, ट्राईपेप्टाइड, यानी 2-3 जुड़ सकते हैं। और जब हम पॉलीपेप्टाइड का नाम लेते हैं तो ये एक ऐसा मैक्रोमोलिक्यूल है जिसमें मॉलिक्यूल में अमीनो एसिड की तादाद या उनके यूनिट की तादाद कई सैकड़ों हज़ारों तक जा सकती है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि पॉलीमराइजेशन क्या होता है। तो इसका बिल्कुल सादा सा जवाब यही है कि छोटे मॉलिक्यूल का जुड़कर बड़े मॉलिक्यूल में तब्दील होना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो ये क्या है? इसको आसान लफ्ज़ों में हमने यहाँ पर लिखा हुआ है डीपी। डीपी मीन्स डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो इसमें सिर्फ इतनी सी बात है, द नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट इन द चेन। भाई जाहिर सी बात है, एक बड़ा मॉलिक्यूल होगा तो उसको बनाने के लिए छोटे छोटे मॉलिक्यूल जुड़ेंगे। तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल कितने जुड़ेंगे, विच डिटरमिन्स द लेंथ ऑफ पॉलीमर। भाई जितने ज़्यादा जुड़ेंगे उतनी ही चेन लंबी हो जाएगी या पॉलीमर बड़ा हो जाएगा। इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। क्या समझ में आया? छोटे छोटे मॉलिक्यूल की वो तादाद जो आपस में जोड़कर एक पॉलीमर बनाती है वो तादाद कहलाती है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। चलते हैं पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाउ द डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन हेल्प टू अंडरस्टैंड द मोलर मास ऑफ पॉलीमर। अब पॉलीमर का आपने मोलर मास मालूम करना है तो आप डीपी से कैसे मालूम कर पाओगे? तो इसके लिए हमारे पास एक छोटा सा फार्मूला है, इस फार्मूला को देखते हैं, जिसमें लिखा है मोलर मास ऑफ पॉलीमर किसके बराबर होगा? मोलर मास ऑफ मोनोमर, यानी एक टुकड़ा जो हो उसका आपको मास पता हो और उसको
क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो डीपी से। यानी सपोज कीजिए अभी हमने पढ़ा कि डीपी क्या है, वो मोनोमर जो रिपीट हो रहे हैं और चेन बना रहे हैं उनकी तादाद है। तो ज़ाहिर सी बात, अगर आपको एक के बारे में पता है कि उसका मैस कितना है तो बस तादाद से यानी डीपी से मल्टीप्लाई कर दो। तो इस तरीके से आपको पूरी चेन का जो मैस है या पूरे पॉलीमर का जो मैस है वो मिल जाएगा। तो ये था एक सिंपल सा आंसर। तो क्या किया हमने, जस्ट मल्टीप्लाई किया एक मैस को जो एक मोनोमर का था और जितनी तादाद में था उससे, और इस तरह से टोटल तादाद का मैस हमें मालूम हो गया। चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाउ द पॉलीमर्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ हीट इफेक्ट, यानी हरारत के एतबार से बताओ। तो कहता ये है कि यहाँ पर एक है थर्मोप्लास्टिक, द पॉलीमर सॉफ्टन ऑन हीटिंग एंड बिकम रिजिड अगेन ऑन कूलिंग। यानी आपने एक प्लास्टिक लिया, यूँ समझ लीजिए, उसको गर्म किया, वो पिघल गया, उसके बाद उसका कुछ हमने बनाया या उसको किसी सांचे में डाला और ठंडा किया तो वो दोबारा से उसकी शक्ल ले गया। इस तरह आप एक प्लास्टिक को, प्लास्टिक बोल लें, पॉलीमर बोल लें, बात एक ही है, तो वो पॉलीमर को आपने चेंज किया एक नए प्लास्टिक के किसी भी मोल्ड के अंदर। जैसे कि हम ये जानते हैं कि जो अच्छे किस्म का प्लास्टिक होता है फिर वो ख़राब हो जाता है इस्तेमाल के बाद, फिर उसे पिघला कर हमने खिलौने बना लेते हैं या कोई हल्की किस्म के प्लास्टिक के ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं। तो ये कब हुआ, ये ऐसे प्लास्टिक की वजह से या पॉलीमर की वजह से हुआ जो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स कहलाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट किस्म की तरफ और वो है थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। ये क्या होते हैं, बिकम्स हार्ड ऑन हीटिंग एंड सॉफ्टनेस कैन नॉट बी गेन्ड। यानी कि आपने जैसे कुछ शॉपिंग बैग्स होते हैं, जैसे उनको जलाते हैं, वो जलने के बाद फ़ौरन बाद क्या हो जाते हैं, हवा में उड़ जाते हैं या सख्त हो जाते हैं, बिल्कुल करीब आ जाते हैं, सख्त हो जाते हैं। तो ऐसे जो हमारे पास प्लास्टिक होंगे या पॉलीमर होंगे उनका नाम होगा थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। तो आपने दो किस्म के प्लास्टिक पढ़े या पॉलीमर्स पढ़े। मैं प्लास्टिक बोल रहा हूँ बार बार क्योंकि ये आपको समझने में आसान रहेगा, लेकिन आप इसकी जगह पे पॉलीमर भी बोल सकते हो, प्लास्टिक पॉलीमर ही होता है। चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर। तो इसका आंसर देखते हैं। द होमोपॉलीमर, जैसे नाम से शो है होमो, यानी होमो का मतलब आमतौर पर जब हम होमो और हेट्रो लेते हैं तो सेम से लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कैसा पॉलीमर जिसको बनाने वाले जो मोनोमर हैं वो सेम टाइप के होंगे। जैसे मिसाल के तौर पर अगर एक विनाइल क्लोराइड है तो दूसरा भी विनाइल क्लोराइड होगा, तीसरा भी विनाइल क्लोराइड होगा, और ये बहुत सारे जब विनाइल क्लोराइड मिल जाएंगे तो बना देंगे पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये हो गया जी होमोपॉलीमर। तो हमारी बुक में जो थोड़ा सा लिखा है उसके हिसाब से या नोट्स के एतबार से वो ये है कि इन होमोपॉलीमर द सेम टाइप्स ऑफ मोनोमर्स आर प्रेजेंट, वाइल इन कोपॉलीमर, जिसे हम कहते हैं को एजुकेशन, जिसमें दो अलग किस्म की एंटिटीज होती हैं, या आप कह सकते हैं को करिकुलर एक्टिविटी, यानी दो एक्टिविटीज जो अलग निसाबी और गैर निसाबी हो सकती है। तो इस तरीके से दो का मतलब जाहिर सी बात है दो भी ले सकते हैं, दो किस्म भी ले सकते हैं। यानी यूँ समझ लीजिए कि एक ऐसा पॉलीमर जिसको बनाने वाले जो मोनोमर्स हैं वो दो किस्म के हैं। तो हमारी बुक में लिखा है कि कोपॉलीमर कौन होते हैं, टू टाइप्स ऑफ मोनोमर्स आर प्रेजेंट, ठीक है, जिसमें दो किस्म के मोनोमर मौजूद होते हैं। जैसे कि पॉलीथीन इज होमोपॉलीमर एंड पॉलीएस्टर इज कोपॉलीमर। यानी हमने एग्जांपल भी दे दी है। मैं कोशिश करता हूं कि बहुत ही कम बात की जाए और उसी के अंदर ही आपका शॉर्ट क्वेश्चन तैयार हो जाए, क्योंकि हमारा मकसद यहाँ पर जस्ट कुछ लाइंस लिखना है जो कि एग्जाम में हमारे लिए ज़रूरी है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। इस क्वेश्चन में बिल्कुल सिंपल सी बात है कि आपके पास दो मोनोमर आए अलग अलग किस्म के और वो आपस में मिले और उनके मिलने से वाटर रिलीज हो गया। सपोज कीजिए तो हमने यहाँ पर लिखा है वाटर रिलीज हो गया, या अल्कोहल निकल गई, या फिर HCl बन गया, या स्मॉल मॉलिक्यूल अमोनिया की इन्वॉल्वमेंट हुई। तो इस तरह से जो अमल हो रहा है पॉलीमराइजेशन का वो कहला रहा है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। देखो तो शुरू में लिखा है इन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, यहाँ पर बहुत सारी बात हो गई। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें पॉलीमराइजेशन हो रही है लेकिन उसमें डिफरेंट टाइप के मोनोमर्स आपस में मिल रहे हैं और वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है छोटे मॉलिक्यूल की, जैसा कि मैंने अभी मिसाल दी है वाटर, अल्कोहल, मेथनॉल, अल्कोहल में छोटे अल्कोहल, और HCl की। तो ये अमल कहला रहा है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। और इसकी एग्जांपल लेते हैं तो एस्टर फॉर्मेशन, जिसमें एक तरफ फैटी एसिड ले लें दूसरी तरफ ग्लिसरॉल ले लें तो फैटी एसिड से OH और ग्लिसरॉल से H निकलेंगे और इस तरह से जो नए कंपाउंड बनेंगे वो एस्टर या लिपिड्स कहलाएंगे। तो ये आपके पास लिपिड फॉर्मेशन इज एन एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन।
चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर पॉलीअमाइड्स गिव द फॉर्मेशन ऑफ नायलॉन 66। तो ये बड़ा आसान सा है, नायलॉन 66 कह लें, 66 कह लें, और इसको नैलून वाली जूती कह लें, तो ये मुख्तलिफ तरीके से नाम आपने सुने होंगे। तो पॉलीअमाइड का मतलब ये होगा कि ऐसे पॉलीमर जिसमें नाइट्रोजन वाले मोनोमर्स हों, ठीक है, और ज़्यादा हो जाएंगे तो वो अमाइड्स या पॉलीअमाइड्स की शक्ल में आपको मिलेंगे। तो यहाँ सिंपल सी जो डेफिनेशन है लिखी है, इन पॉलीअमाइड द कार्बोनल कंपाउंड या कार्बोनल ग्रुप इज अटैच्ड टू द अमीनो ग्रुप एंड द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मोनोमर्स आर इन्वॉल्व। अभी जो रिएक्शन है थोड़ा छोटा करके नज़र आ रहा है, मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ। अब सबसे पहले हमें एक फार्मूला आना चाहिए, जिस फार्मूले को कुछ देखा जाए तो कुछ यूं है। इसमें 6 कार्बन होंगे, तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, 4, 5 और ये 6। इसका जो पहला और आखिरी कार्बन है यानी टर्मिनल कार्बन, वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो यहां मैं ऐसा लगा देता हूं। अब दरमियान में जो कार्बन बचे हैं यानी 4, 1 2 3 4, इन चारों कार्बन को अगर आप साथ मिला के लिखना चाहो तो लिख सकते हो। वो कैसे? COOH और फिर उसके बाद CH2, क्योंकि तमाम हाइड्रोजन लगाएंगे तो इन चारों कार्बन के साथ दो दो हाइड्रोजन आने वाले हैं। इसको हम मिथिलीन भी बोलते हैं। तो आपके पास 4 मिथिलीन हो जाएंगे और लास्ट में फिर दोबारा से COOH। तो दोनों तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये जो हमारी बुक में है वो ये तरीका है नीचे वाला, ताकि हम छोटी जगह पे लिख सकें इसको। ये हमारे पास एक मोनोमर है। अब चलते हैं दूसरे मोनोमर की तरफ। दूसरा मोनोमर भी 6 कार्बन रखता है। मैं लिख रहा हूं CH2 6 टाइम्स, यानी मिथाइलिन 6 टाइम्स है, और इसके आखिर और शुरू में जैसे कि पहले कार्बोक्सिलिक एसिड था, इसमें NH2 ग्रुप होगा। NH2 ग्रुप को मैं कुछ यूं लिख रहा हूं, ये हमारे पास एक अमीनो ग्रुप है, और आखिर में भी इसी तरह से लिख सकते हैं या मिलाकर लिख सकते हैं। अब आप ये देखो कि एक तरफ से H और एक तरफ से OH निकल जाएगा, और इस तरह से ये दोनों मोनोमर्स आपस में मिलकर एक पॉलीमर बनाएंगे। इन दोनों मोनोमर का नाम देख लीजिए। जो पहला हमारे पास है इसका नाम है एडिपिक एसिड। ये आप जरूर लिखा करो, जब भी कोई कंपाउंड हो उसके नीचे नाम लिखा करें। और जो दूसरा नेम है वो आप कुछ यूं स्टार्ट करेंगे कि CH2 6 दफा है, जिसको मिथाइलिन कहते हैं, तो हेक्सामिथाइलिन, और 2 दफा जैसे यहां NH2 है और यहां NH2 है, तो डाइअमीन या डाइअमाइन, जैसे आप पढ़ना चाहें। तो नाम बन गया हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन। ये आपके पास 2 मोनोमर है। अब इन दोनों मोनोमर को जैसे मैंने अभी कहा कंडेंसेशन से गुजारना है, वाटर निकाल देना है, और कंडेंसेशन के बाद क्या आने वाला है वो हम लिखते हैं। तो शुरू से लिखना शुरू करें। एक बात याद रखें कि अगर इसको और जोड़ेंगे तो यहां से भी OH निकल जाएगा और इधर से भी एक H निकल जाएगा, क्योंकि अमीनो ग्रुप का H निकल रहा है और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का OH निकल रहा है। तो अगर हम ऐसे करके लिखें कि अब ये फर्दर भी जुड़ रहा है, तो हमें लिखना पड़ेगा एक कार्बन, यानी ये वाला कार्बन और उसके साथ ये वाला ऑक्सीजन, और जबकि OH तो रिमूव हो गया। तो C डबल बॉन्ड O इकट्ठा करके लिख लें, या फिर आपकी मर्जी है अलग अलग लिखें। मतलब चाहे तो जिस तरह ये फॉर्म है CO करके लिख लें, या जैसे मैंने ऊपर बताया तो ये वाली फॉर्म है, इस तरह करके लिखें, आपकी मर्जी है। तो फिलहाल मैं जरा कन्वीनियंट तरीके से लिख रहा हूं ताकि समझ में आ जाए। तो C डबल बॉन्ड O और फिर उसके बाद ये 4 कार्बन, इनको मिलाकर लिखते हैं CH2 4 आइस, और फिर उसके बाद C डबल बॉन्ड O, और ये वाटर तो निकल गया है तो डायरेक्ट जुड़ेगा N से, तो NH, और फिर CH2 6 टाइम्स है, और फिर आखिर में NH और एक H निकल जाने से मजीद यहां पर एक लाइन लगाएंगे जो ये बताएगी कि अभी और मोनोमर यहां पर जुड़ सकते हैं और पीछे भी जुड़ सकते हैं। तो अगर आप इतना भी लिख देंगे तो ये काफी रहेगा। फिलहाल मैं इसके बारे में थोड़ी सी बात बता देता हूं। वो ये है कि अगर हम एडिपिक एसिड को देखें तो उसमें कुल 6 कार्बन है, और इसी तरीके से हेक्सामिथाइलिन को देखें तो यहाँ भी 6 कार्बन है। तो जो हमारा नया प्रोडक्ट बन रहा है या पॉलीमर बन रहा है, इसको हम 6 के नाम से लिखते हैं, और अगर हम इसको एक इंडस्ट्रियल नाम दें तो वो नायलॉन है, तो इसलिए इसको हम नायलॉन 66 बोलते हैं। दोनों तरह से प्रोनाउंस किया जा सकता है, नायलॉन 66, नायलॉन 66, ये आपकी मर्जी है। तो आपने देखा कि ये हमारे पास एक पॉलीमर है, लेकिन अगर हम बुक में देखें तो हमें ये ज्यादा दिख रहे हैं, जैसा कि n नंबर लगा दिए गए, मतलब तादाद बढ़ा दी गई है। इसी तरह यहाँ पर भी n नंबर बहुत सारा बढ़ा दिया गया है। तो फिर हम जो पॉलीमर है उसको कैसे लिखेंगे? अभी फिलहाल मैंने 2 मोनोमर के हिसाब से पॉलीमर राइट कर दिया था, लेकिन ये बताया था कि ये दोनों एंड्स के ऊपर मूव कर सकता है मजीद। अगर n नंबर बढ़ जाएंगे तो इतने ही तादाद के अंदर पॉलीमर बढ़ सकता है। मैं फिलहाल बुक के अंदाज में इसको लिखते दिखाता हूँ। हमने जस्ट इसकी मिकदार बढ़ा देनी है, यानी कि ज्यादा मॉलिक्यूल लगा देने हैं। सपोज कीजिए हम स्टार्ट करते हैं, यहां से स्टार्ट करना या लिखना शुरू कर देते हैं। हम लिखते हैं NH CH2, यहाँ पे आएगा CH2 6 टाइम्स, फिर आगे NH, फिर उसके बाद C डबल बॉन्ड O, फिर CH2 4 टाइम्स। ये 6 ना लिख दीजिएगा, ठीक है, 6 नहीं लिखना, बल्कि यहाँ पर लिखना है 4, और फिर उसके बाद C डबल बॉन्ड O। अब ये तो हमने लिख लिया था। अब आगे क्या होगा? अब इसके आगे दोबारा से शुरू कर देना है NH, तो ये आपके पास NH, यानी आखिर वाला फिर दोबारा शुरू कर दें, और फिर लिखते जाएं इसी तरीके से CH2 6 टाइम्स। इसको मैं रेज कर देता हूं। फिर इसके बाद दोबारा से CH2 6 के बाद NH, और फिर आगे चलते जाएं C डबल बॉन्ड O, और फिर मजीद आगे
तो आप देख रहे हो कि ये चीज रिपीट होती चली जा रही है, यानी आपको अब थोड़ा सा ज्यादा परेशान कौन लग रही थी, इसलिए मैंने ये लिख दिया ताकि आप परेशान हो गए। हमने इसे बढ़ा के लिख दिया। अब आगे लिखना चाहे तो आगे भी लिख सकते हैं। अब आगे क्या आएगा, अब आगे फिर दोबारा से वही यहां से स्टार्ट कर लें NH और चलते चले जाएं। अब आप गौर से देखें इसमें हमने कुल कितने मॉलिक्यूल ऐड किए हैं। दो तो यही थे जो लिख दिए सेम टू सेम, एक और भी ऐड कर दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। यानी ये हमने कहां से लिखा, यहां से लिखना शुरू किया और C डबल बॉन्ड O तक लिख दिया और फिर दोबारा से आगे की तरफ लेके चल दिए। अब आप देखें मॉलिक्यूल ज्यादा हो चुके हैं, तो हम अब कहां तक चलेंगे, ये तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी बात बतानी। तो हम ऐसा करते हैं, हम एक ब्रैकेट्स लगाते हैं। यहाँ पर ब्रैकेट लगानी है वो जो रिपीट नहीं हो रहा। मिसाल के तौर पर हम NH से स्टार्ट करते हैं, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर NH से स्टार्ट करते हैं तो दोबारा से देखो, ये मैं कहीं से भी लगा रहा हूं, आप भी अपनी मर्जी से लगा सकते हो, लेकिन थोड़ा सा जरा एहतियात करके लगाएं। लेकिन समझाने की खातिर लगा रहा हूं, वरना आप अपनी मर्जी से जो ये वाला हिस्सा है इसी को ब्रैकेट में लिख दें तो भी काफी है। लेकिन चले मैं वैसे लिखता हूं, NH से स्टार्ट हुआ और ये सारा कुछ चलता चला गया और एक वक्त ऐसा आया कि जहां दोबारा से NH क्या होने लगा, आने लगा, जैसे कि ये जगह है, उससे हमने छोड़ दिया। देखिए NH, ये भी NH, फिर उसके बाद क्या आएगा C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, फिर उसके बाद क्या आएगा CH2 4 ice, CH2 4 ice। यानी आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि ऐसी जगह जो रिपीट दोबारा से होना शुरू हो जाएगी, वहां पर आपने क्या करना है, छोड़ देना है, ये ब्रैकेट्स लगा देना है। अब इन ब्रैकेट से बाहर अगर एक मॉलिक्यूल इजाफी है तो आपको लगाना पड़ेगा कि n टाइम्स तो ये है, अगर नजर नहीं आ रहा तो उसको रेज कर देते हैं, n टाइम्स तो ये है, यानी रिपीट हो रहा है। और जो बाहर एक्स्ट्रा लिखा है, अगर 1 टाइम लिखा है तो 1 लिख दीजिएगा, अगर 2 टाइम इजाफी लिखा हुआ है इसके बाहर तो -2 लिख दीजिएगा। तो मैंने थोड़ी सी बातें आपको इजाफी समझाई हैं जो बार बार आने वाली हैं। एक तो ये कि ये स्क्वायर्स या स्क्वायर ब्रैकेट्स के दरमियान क्या होता है, ये एक्चुअली रिपीटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। और दूसरा, कभी कभी n-1 लिखा होता है, इसका क्या मतलब होता है, तो ये बताया है कि जो ब्रैकेट के अंदर जितने टाइम्स रिपीट हुआ है हमारा मोनोमर, वो तो n टाइम है, क्योंकि n ही टाइम हमने उसको ऐड किया हुआ है। कहां पर, अपने रिएक्टेंट्स के तौर पर। और -1 से मुराद ये है कि कितना है, इन ब्रैकेट से बाहर है। तो इस तरह ब्रैकेट के अंदर वही असल तादाद आ जाएगी जो होनी चाहिए, क्योंकि बाहर वाले भी तो शामिल करने जरूरी है। तो ये एक छोटा सा मैंने आपको मतलब समझाया भी है क्या होता है नायलॉन 66। मैं दोबारा लिखता हूँ, नायलॉन 66 या नायलॉन 66 क्या होता है, ये तो समझ में आ गया हमें। लेकिन हमें ये भी समझ में आया कि हम पॉलीमराइजेशन के लिए मोनोमर्स को कैसे आपस में जोड़ते हैं। और हमने जो इस पर पॉलीमराइजेशन पढ़ी है, दैट इज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है जी, तो चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाउ पीवीसी इज प्रीपेयर्ड, गिव इट्स यूजेस। तो पीवीसी है पॉलीविनाइल क्लोराइड। आमतौर पर जो आपके इर्द गिर्द प्लास्टिक इस्तेमाल होता है, जैसे कि बटन्स वगैरह, जो लाइट बोर्ड्स होते हैं, वो पीवीसी के हैं। या फिर जो घर में पाइप लगे हुए हैं ग्रीन कलर का, ब्लू कलर का, फॉर गैसेस, यानी गैस को ले जाने के लिए, गैस के अप्लायंसेस के अंदर, या पानी को ले जाने के लिए जो पानी की फिटिंग में इस्तेमाल होते हैं, उन सबको हम पीवीसी बोलते हैं। तो यहाँ पर कुछ यूँ लिखा है, विनाइल क्लोराइड इज सब्जेक्टेड टू हाई प्रेशर एंड विनाइल क्लोराइड को मिलाकर क्या बना रहे हैं, बहुत सारे विनाइल क्लोराइड, यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो विनाइल क्लोराइड क्या हुआ, मोनोमर हुआ किसका, पॉलीविनाइल क्लोराइड का। तो यहाँ पर लिखता है विनाइल क्लोराइड को हमने गर्म करके हाई प्रेशर के ऊपर क्या किया, मिलाने, कैसे मिलाया, हाई प्रेशर के ऊपर जब मिलाया तो वो बन गया जी विनाइल क्लोराइड से पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसमें देखो ये आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH, अगर यूं हो जाए ना, CH2 डबल बॉन्ड CH, इसे कहते हैं विनाइल। और अगर इसमें क्लोरीन भी लग गया तो ये बन गया विनाइल क्लोराइड। अब विनाइल क्लोराइड को बार बार मिलाना है, कैसे, डबल बॉन्ड तोड़ते जाना है, ठीक है, और जो दो विनाइल क्लोराइड होंगे उसको आपस में जोड़ते जाना है। और जहाँ तक इसके इस्तेमालात की बात की जाए तो लिखता है पॉलीविनाइल क्लोराइड इज़ यूज फॉर मेकिंग ग्रामोफोन। वो जो पहले एक रिकॉर्ड होता था, वो ऐसे घूमता था, उसके ऊपर फिर कुछ रखते थे तो फिर आवाज़ निकलती थी, तो ग्रामोफोन, ये अब इस्तेमाल नहीं होते, फिल्मों वगैरह में आपने देखा होगा। और फ्लोर कवरिंग, अब तो यहाँ पर इसका भी इस्तेमाल काफ़ी कम हो गया है। तो पहले प्लास्टिक की एक बड़ी सी शीट होती थी, उसके ऊपर कुछ टेक्सचर्स बने होते थे, कोई ब्रिक्स के यानी ईंटों के, या कोई फूल बूटे वगैरह, और वो ज़मीन पर ऐसे बिछा होता था प्लास्टिक, तो लगता था जैसे फर्श होगा, तो उसे फ्लोर कवरिंग बोलते हैं। और रबर लाइक टेक्सचर्स और कुछ ऐसी चीज़ें जो रबर की तरह की हैं, खिंचने वाली हैं, वो भी यहाँ पर शामिल हैं एज पॉलीविनाइल क्लोराइड। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाउ पॉलीस्टीरीन इज प्रीपेयर्ड, गिव इट्स यूजेस। तो सवाल ये है कि पॉलीस्टीरीन क्या है। देखें, अब दो चीज़ें हो गई, एक तो हो गया पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, अभी हमने जिक्र किया। जो हमारे पास पॉलीस्टीरीन है, वो जो आप शादी में जाते हैं और उस कप में जिसके अंदर आपको क्या मिलती है, पिंक टी मिलती है, कश्मीरी चाय मिलती है, ठीक है ना, वो फोमिक कप जो होता है वो पॉलीस्टीरीन का कप है। तो आपने अगर पॉलीस्टीरीन नहीं देखा तो अब आपको याद आ गया होगा कि पॉलीस्टीरीन कैसे होता है। बाकी जिसमें आप बोतल पीते हो, ठीक है, यानी ड्रिंक वगैरह लेते हो, वो जो प्लास्टिक के डिस्पोजेबल ग्लासेस होते हैं वो पीवीसी के हो सकते हैं।
ठीक है ना। तो बात यहाँ पर ये आई कि दो अलग अलग किस्म के आपके पास कप होते हैं। तो जो कप गर्म रखता है, इसी वजह से कि वो गर्म रखता है, उसको हम छतों की इंसुलेशन में भी इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो जो इमारतें काफ़ी गर्म हो जाती हैं उनकी छतों में पॉलीस्टीरीन की एक मोटी सी तह डाल दी जाती है। तो ये भी आपने अगर किसी के आपके घर में है या आपने कहीं देखा है तो आपको वो मोटे मोटे फॉर्म नज़र आ जाएंगे। तो ये है जी पॉलीस्टीरीन का छोटा सा इंट्रोडक्शन। लेकिन सवाल ये है कि इसको बनाया कैसे जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास इसको बनाने का तरीका है। इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ स्टीरीन, यानी स्टीरीन को जोड़ते जाओ तो बहुत सारे यानी पोली हो जाएंगे, तो पॉलीस्टीरीन बनेगा। इट इज़ प्रीपेयर्ड बाय हीटिंग स्टीरीन एट 132, ये आपको अट्टा लगाना है 132 डिग्री सेंटीग्रेड। पॉलीस्टीरीन इज़ यूज्ड इन पैकिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। ठीक है जी, इसको जैसे हिफाजत की खातिर मोटी तह चढ़ाते हैं ऐसे इक्विपमेंट में जो ख़राब हो सकते हैं, टूट सकते हैं, मैकेनिकल एब्रेशन हो सकता है, ठीक है, वज़न आ सकता है। तो उसकी जो पैकिंग होती है वो इससे बना दी जाती है। जैसे आपके घर में कभी टीवी आया हो, फ्रिज आया हो, तो उसकी पैकिंग में पॉलीस्टीरीन इस्तेमाल होता है। इंसुलेशन ऑफ हीट के लिए, जैसे मैंने अभी कहा, इस्तेमाल होता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फूड कंटेनर, जैसे आपने अगर कोई बाहर जाकर कोई चीज़ खाई है, कोई बर्गर वगैरह, कोई चाट या फिर सैलड्स वगैरह, तो उनको भी क्या किया जाता है, जिस कंटेनर में डाला जाता है वो पॉलीस्टीरीन का होता है। एंड प्रिपरेशन ऑफ द कॉस्मेटिक बॉटल्स, और सुर्खी पाउडर की बोतलों में। एंड प्रिपरेशन ऑफ द कॉस्मेटिक, it is also used to prepare television cabinets and the plastic cups। तो ये चंद एक यूजेस थे और मैंने कुछ पहले बता दिया था, कुछ इसमें मजीद ऐड कर लीजिएगा। और ये हमारे पास फार्मूला है पॉलीस्टीरीन का। तो हमने विनाइल क्लोराइड लिया था, उसका और स्टीरीन का फार्मूला काफ़ी हद तक सेम है। बस फ़र्क ये है कि इस जगह पर आपने मोहतात देना है। अगर यहाँ Cl लगा होगा तो ऊपर का हिस्सा था वही विनाइल है, नीचे वाला क्लोरीन नहीं है। नीचे वाला जो हमारे पास है वो है फिनाइल ग्रुप। तो अगर ये लग जाए तो इसे कहेंगे स्टीरीन। और अगर इनकी तादाद बहुत सारी आपस में जुड़ जाए, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया एक दफ़ा, उसी तरह ही इसमें डबल बॉन्ड ख़त्म होता जाएगा और लॉन्ग चेन बनती चली जाएगी। इस लॉन्ग चेन को फिर हम बोलेंगे पॉलीस्टीरीन। ठीक है जी। और 132 डिग्री सेंटीग्रेड हरारत। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय प्लांट स्टार्च एंड एनिमल स्टार्च। यानी आपके पास दो बड़े कार्बोहाइड्रेट हैं, एक को आप एनिमल स्टार्च कहते हैं, एक को आप प्लांट स्टार्च कहते हैं। तो वो क्यों है? देखिए सिंपल सी बात, पहले तो स्टार्च होता क्या है। स्टार्च से मुराद आप ये ले लोगे जो कि आपके पास स्टोर्ड फूड है, यानी जो आप अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हो वो आपकी बॉडी में क्या होता है, स्टोर हो जाता है, और उसको हम बोलते हैं स्टार्च। ठीक है। इसका एक नाम और भी है, दैट इज़ कॉल्ड ग्लाइकोजन, जो बेसिकली ह्यूमन या एनिमल लाइफ के लिए या एनिमल्स के लिए इस्तेमाल होता है, ग्लाइकोजन। ठीक है। और ये प्लांट में भी स्टोर होता है, वहाँ पर इसका नाम है स्टार्च। तो चूंकि ये स्टोर ही हो रहा है तो प्लांट में इसका नाम कह दिया प्लांट स्टार्च, और इंसानों में, जानवरों में से कह दिया एनिमल स्टार्च। तो ये सिंपल सा इसका मतलब था। हमारी यहाँ जो नोट्स में लिखा है वो कुछ यूँ है, अ मिक्सचर ऑफ द अमाइलेज एंड अमाइलोपेक्टिन, यानी दो बेसिकली ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड कंपाउंड्स हैं जिनके आपस से मिलने से ये बनता है, इज कॉल्ड प्लांट स्टार्च। द ग्लाइकोजन विच इज स्टोर्ड इन द एनिमल्स इज कॉल्ड एनिमल स्टार्च। जैसे मैंने अभी आपसे कहा है कि जानवरों में बेसिकली इस्तेमाल करते हैं वर्ड ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन कह दें, ठीक है। अगर आप ग्लाइकोजन नहीं कहना चाहें तो फिर आप इसको कह सकते हैं एनिमल स्टार्च। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मोनोमर आर फॉर्म्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज एंड सुक्रोज। तो कौन से मोनोमर्स बनते हैं जी? तो बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला है, याद कर लीजिए। जब लैक्टोज टूटेगा, हाइड्रोलाइज होगा, वाटर का एक H वापस मिलेगा उसको जहाँ से वो निकला था, और OH वापस मिलेगा जहाँ से वो निकला था, यानी पानी टूट जाएगा। तो हाइड्रोलिसिस का अमल कहलाता है, ये टूटने का अमल कहलाता है। मोनोमर बनने का अमल कहलाता है। पॉलीमराइजेशन से डीपोलीमराइजेशन का अमल कहलाता है। तो बहरहाल ये काफ़ी सारे मतलब मैंने बता दिए हैं। तो पानी लेने के बाद अब ये मॉलिक्यूल टूटेगा, तो जो टूटेगा वो टूटेगा ग्लूकोज में और ग्लैक्टोज में। अगर ऐसा टूट गया तो हम कहेंगे कि ये था जी लैक्टोज। अगली बात क्या है, सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस। अगर सुक्रोज टूट जाए तो फिर यही हाइड्रोलिसिस हो जाने के बाद वो ग्लूकोज देगा, जैसे पहले लैक्टोज भी देता था, लेकिन इसके साथ साथ वो देगा फ्रुक्टोज। यानी अगर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दिया गया तो हम कहेंगे कि वो शय है सुक्रोज, और अगर ग्लूकोज और ग्लैक्टोज दिया गया तो हम कहेंगे कि वो शय है लैक्टोज।
तो इस तरीके से लैक्टोज और फ्रुक्रोज में डिफरेंस भी आ गया और इनकी हाइड्रोलिसिस से हासिल होने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी हमें पता चल गए हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेलुलोज एंड स्टार्च। अब सेलुलोज और स्टार्च के बारे में बात आ रही है। सेलुलोज और स्टार्च दोनों के दोनों कार्बोहाइड्रेट हैं, लेकिन अगर हम गौर से देखें तो लिखता है बोथ सेलुलोज, दो सेलुलोज हैं, एंड स्टार्च जो यानी दोनों पॉलीमर हैं और दोनों को हम कार्बोहाइड्रेट का पॉलीमर बोल रहे हैं जिनको हम पॉलीसेकेराइड्स कहते हैं, दोनों पॉलीसेकेराइड हैं जी। तो बोथ ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स ग्लूकोज, दोनों ही ग्लूकोज देते हैं, लेकिन इन सेलुलोज मोनोमर आर बीटा डी ग्लूकोज। ये आपने अच्छी तरीके से याद कर लेना है, यानी अगर सेलुलोज टूटेगा तो देगा बीटा डी ग्लूकोज, वाइल जब स्टार्च टूटेगा तो देगा तो ग्लूकोज लेकिन वो होगा अल्फा डी ग्लूकोज। तो बीटा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज क्या है इसके बारे में हम चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। तो सिंपल सा जो इसमें आंसर देना है वो ये इस जगह पर है, इसको हम कहते हैं कार्बन नंबर 1 और यही कार्बन नंबर 1 यहाँ पर भी है, लेकिन आप देख रहे हो कि OH की पोजीशन चेंज है, यहाँ पर OH नीचे है और इस तरह आपको दो OH एक साथ नज़र आएंगे सेम ओरिएंटेशन में, जबकि यहाँ पर OH ऊपर है तो दूसरा जो OH होगा वो आपको नीचे नज़र आने वाला है। तो अगर इस तरह से हुआ, जो दूसरी बात हमने की है दैट इज कॉल्ड बीटा डी ग्लूकोज, जबकि पहली मिसाल जो है वो अल्फा डी ग्लूकोज की है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल प्रोटीन एंड कंपाउंड प्रोटीन। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है, बिल्कुल आसान सा लिखा है, द प्रोटीन विच गिव ओनली अमीनो एसिड्स ऑन हाइड्रोलिसिस, यानी आपने एक बड़ी प्रोटीन को तोड़कर छोटे टुकड़ों में तकसीम किया और हर टुकड़ा एक ही जैसा है, तो हम कहेंगे कि वो जो बड़ी मॉलिक्यूल की शक्ल में प्रोटीन थी वो सिंपल प्रोटीन थी। इसकी एग्जांपल एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन है। और अगर हम उल्टा करें, जैसे अ प्रोटीन विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव अमीनो एसिड एंड सम अदर नॉन प्रोटीन पोर्शंस आर कॉल्ड कंपाउंड प्रोटीन, मतलब इसमें हमारे पास मिलावट भी है, तो हम कहेंगे कि इसमें फॉस्फोप्रोटीन यानी फॉस्फेट ग्रुप शामिल हो सकता है प्रोटीन के साथ, और लिपोप्रोटीन का मतलब है कि भाई प्रोटीन के साथ लिपिड्स भी मौजूद होंगे। तो इस तरह से हमारे पास सिंपल और कंपाउंड दो किस्म के हुए प्रोटीन्स, टाइप्स ऑफ प्रोटीन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट आर एपॉक्सी रेजन्स, गिव देयर यूजेस। तो एपॉक्सी रेजन्स क्या हैं? तो इसमें सिंपल सी लाइंस लिखी हैं, एपॉक्सी रेजन्स आर पॉलीमर। भाई हम चैप्टर ही पॉलीमर का पढ़ रहे हैं, तो जो कंपाउंड हमसे पूछा गया है वो एक पॉलीमर है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड सो बिकॉज द स्टार्टिंग मटीरियल इन देम इज एपॉक्साइड। एपॉक्साइड का मतलब, जिसे हमने लास्ट टाइम अगर आपको याद है तो देखें, कार्बन कार्बन है और इनके दरमियान एक बॉन्ड हो सकता है, और अगर यहाँ पर मौजूद है ऑक्सीजन दोनों को जोड़ने के लिए, तो ये कंपाउंड है जी एपॉक्साइड। ठीक है जी, तो एपॉक्साइड मोनोमर है, इसलिए हमने इसको कहा है एपॉक्सी रेजन्स। तो थोड़ी सी बात मजीद भी इसमें ऐड कर दें, दे आर प्रिपेयर्ड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, यानी आपको कंडेंसेशन करनी पड़ेगी, और इस दौरान क्या कंडेंस होगा? पॉलीमराइजेशन ऑफ क्लोरो एपॉक्सी अल्केन विद डाईहाइड्रिक अल्कोहल या फिनोल। तो फिनोल जो डाईहाइड्रिक हो, ऐसे फिनोल, जैसे मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक बेंजीन है और यहाँ पर दो किस्म के OH हैं, तो हम इनको बोल सकते हैं डाईहाइड्रिक फिनोल्स। ठीक है, तो इस तरह के जब मोनोमर मिलते हैं तो दोनों तरफ से चलते हैं, मतलब एक तरफ से H और OH निकल जाने से किसी दूसरे कंपाउंड के साथ मिलकर एक बॉन्ड बनता है एक तरफ, तो दूसरी तरफ भी OH की इसी तरह इन्वॉल्वमेंट की वजह से एक बॉन्ड बन सकता है। तो दो OH जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर्स या फॉर द पॉलीमराइजेशन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट आर एल्डोजेस एंड कीटोजेस, गिव एग्जांपल। तो इसमें सिंपल सी बात यह है कि ऐसी शुगर जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा वो एल्डो शुगर कहलाएंगे। जैसे हम कह लेते हैं कि CHO ग्रुप मौजूद होगा तो एल्डो, और अगर कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद होगा तो इसको कीटो ग्रुप बोलते हैं, तो एल्डो और कीटो ग्रुप्स। सिमिलरली जो कार्बोहाइड्रेट एल्डो ग्रुप रखते हैं वो एल्डोजिस कहलाते हैं, और जो कीटोनिक ग्रुप रखते हैं वो कीटोनिक
ग्रुप हो जाने की वजह से कीटोसिस कहलाते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है जी? फ्रुक्टोज। तो ये थी जी चंद एक एग्जांपल और उसकी डेफिनेशन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द बेसिक स्केलेटल प्रेजेंट इन स्टेरॉइड। तो इसके लिए आपको जस्ट एक सिंपल सी डायग्राम ड्रॉ करनी है। इस डायग्राम में क्या खास बात है? ये आपके पास एक रिंग है 1 2 3, इन सब को आप मिलाकर बोल सकते हैं फिनेंथ्रीन। और ये जो आपके पास है इसमें 5 साइड्स हैं, तो हम इन्हें पेंटागन बोल सकते हैं। तो इस तरह नाम कुछ जो बना पर हाइड्रो, ये आपको याद करना पड़ेगा। आगे आसान है साइक्लोपेंटेन, ये जो हमने कहा 5 साइड वाला, तो इसका नाम है साइक्लोपेंटेन। और दूसरी तरफ क्या है, जो बाकी 3 रह गए हैं इनको हमने फ्रेंथ्रीन पढ़ा है। अब नाम तो एक ही देना है, तो यहाँ पर रूल ये कहता है कि इन दोनों नामों को आपस में ओ के ज़रिए से मिला लो, तो ये बन जाएगा पर हाइड्रो साइक्लोपेंटेनो ओ जोड़ने के लिए। और फिर उसके बाद फेनेंथ्रीन किसके साथ जोड़ा है? फेनेंथ्रीन के साथ। तो इस अंदाज के अंदर ये एक जनरल नेम बन गया है। ये जनरल नेम कैसे है अगर आप गौर करें तो यहाँ पर आर दिया हुआ है। आर की वैल्यू चेंज करते जाएं तो ऑटोमेटिकली जो लिपिड्स हैं वो भी तब्दील होते चले जाएंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट डू यू मीन बाय डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है इट इज़ द स्ट्रक्चरल डिसरप्शन ऑफ प्रोटीन। यानी प्रोटीन को आपने चेंज करना है, शदीद गर्म कर दो। जैसे कि आपके पास अंडा है, अंडे को पकाओ, पकाने से सख्त हो जाएगा, तो उसमें जो चेंज आया है दैट इज़ डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। तो इट इज़ द स्ट्रक्चर डिसरप्शन ऑफ प्रोटीन बाय हीट, गर्म करने पर, बाय चेंजिंग द पीएच या उसमें एसिड बेसिस की मिकदार ऐड करने से, और बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट या रिएक्शन करवाने से विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। इन सारे मामलात में जो प्रोटीन होगा वो अपनी साख्त खो देगा, इसलिए हम उसे बोलेंगे डी नेचर हो जाना। तो अगर आपने अंडा पका दिया है तो अंडा पकाने पर जो आपको सख्त चीज़ हासिल हो रही है वो डी नेचर प्रोटीन है। तो दैट प्रोसेस कॉल्ड डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कहता है कि व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। यानी अगर आप बड़े फैट्स और ऑयल्स को तोड़ो तो क्या मतलब है, मतलब समझ तो आ गया आपको। तो सिंपल से इसका आंसर ये है फैट्स एंड ऑयल्स आर हाइड्रोलाइज्ड, यानी उनको आपने तोड़कर छोटा किया बाय एंजाइम विच एक्ट एज अ कैटलिस्ट। क्योंकि आमतौर पर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनके रिएक्शन बहुत सुस्त होते हैं, होते ही नहीं है। उन्हें करवाने के लिए क्या करना होता है? कैटलिस्ट का इस्तेमाल करना होता है। तो जो रिएक्शन इंतहाई स्लो होते हैं तो उनके लिए कैटलिस्ट ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे भी हम कैटलिस्ट की मौजूदगी में ये रिएक्शन करेंगे। तो दीज एंजाइम आर कॉल्ड लाइपेज। द हाइड्रोलिसिस takes place in the digestive tract of the human being and animals। यानी जो आप खाते हो फैट्स एंड ऑयल्स, तो फिर उसका बॉडी में क्या होता है? तो हमने ये बायोलॉजी में पढ़ा है कि उनकी डायरेक्शन होती है। तो जैसे प्रोटीन टूटकर अमीनो एसिड में चेंज होता है, इसी तरीके से जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो आमतौर पर ग्लूकोज में चेंज होते हैं। तो जो लिपिड्स या फैट्स आप खाते हो उसका क्या होता है? तो हमने कहा कि वो टूटकर हाइड्रोलाइज होकर चेंज होते हैं छोटे कंपाउंड में, जैसे कि फैटी एसिड्स वगैरह में। और ये अमल हम किसकी मौजूदगी में करते हैं? लाइपेज की मौजूदगी में। और ये कहलाता क्या है? दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रोलिसिस, अ ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर वंस या मोनोमर्स। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है कि व्हाट इज स्पॉनिफिकेशन। स्पॉनिफिकेशन साबुन के बनाने के अमल को कहते हैं। तो इसमें सिंपल सी होता ये है कि आपके पास एक यहाँ पर लिपिड है और इस लिपिड को आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाना है, जिसकी बाद बनने वाला है ये ग्लाइसरोल और सोप। और इसी को सोप, जिसे यहाँ सोडियम हमारे पास आया है, तो सोप जो बनता है, अगर पोटेशियम होता तो फिर यहाँ पर जो है वो सोडियम की जगह पोटेशियम आता। तो हमने यहाँ पर से इतनी सी बात कही है कि जो ये चीज़ बन रही है लास्ट में ग्लाइसरोल के साथ, दैट इज़ कॉल्ड सोप। अब सपोज कीजिए आपके पास जो लिपिड्स हैं वो स्टीरिक एसिड है, तो फिर ये कहलाएगा सोडियम स्टीरेट। अगर वो पामेटिक एसिड है तो बनेगा सोडियम पामिटेट, और यही सोप का फार्मूला भी होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट डू यू मीन बाय हार्डनिंग ऑफ ऑयल। ऑयल्स का हार्ड या सख्त हो जाना
क्या होता है? तो लिखता है द कन्वर्जन ऑफ द अनसैचुरेटेड ग्लिसराइड्स बाय पासिंग हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ अ निकल कैटलिस्ट इनटू द सैचुरेटेड फैट्स इज कॉल्ड हार्डनिंग ऑफ ऑयल। देखें, एक बात याद रखें, हम घी और ऑयल का तस्करा करते हैं। अगर ऑयल होता है तो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, और घी होता है तो वो आम टेम्परेचर पर या रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होता है। तो हमें एक पढ़ा था वेजिटेबल घी बनाने का तरीका, जो सिंपल हाइड्रोजनेशन थी। तो अगर ऑयल्स की हाइड्रोजनेशन कर दें तो जो हमारे पास चीज़ बनेगी वो सख्त होगी, तो दैट इज़ कॉल्ड हार्ड, यानी हार्डनिंग कर ली गई है लिक्विड्स की इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन या निकल। और इस तरीके से हम कर रहे हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चेंज। ठीक है जी, ये सही बातें मिलाकर लिख दें और इन्हीं बातों पर ही आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज स्पॉनिफिकेशन नंबर। स्पॉनिफिकेशन नंबर क्या है? तो यहाँ पर आपको एक फार्मूला नज़र आ रहा है। फार्मूला कहता है कि स्पॉनिफिकेशन नंबर वो होता है जिसमें हम एक्चुअली क्या करते हैं, यहाँ लिखा थोड़ा सा ना कैलकुलेशन कर दी है 168,000 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ फैट। असल में ये मिकदार निकाली गई है किस तरह से, द नंबर ऑफ मिलीग्राम। मिलीग्राम में वो किसकी है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की है। वो क्यों, जो कि रिक्वायर होता है स्पोनीफाई करने के लिए। अभी हमने पढ़ा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में ही या से ही स्पोनिफिकेशन यानी साबुन बनता है। तो वो मिलीग्राम के अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की मिकदार जो बनाएगा 1 ग्राम फैट से या ऑयल से साबुन, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या बेस की मिलीग्राम में वो मिकदार जो 1 ग्राम फैट्स और ऑयल्स को सोप बनाने के लिए दरकार है, कहलाता है नंबर, वो तादाद स्पॉनिफिकेशन नंबर। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो कहता है व्हाट डू यू मीन बाय रेंसिडिटी ऑफ फैट्स। आम अल्फाज में बात की जाए तो फैट्स का या स्पेशली ऑयल्स का बदबू पैदा करना, ख़राब हो जाना, यानी उनमें ख़राबी पैदा होती है जिससे उनमें बदबू आने लगती है। जितनी बदबू ज़्यादा होगी इसका मतलब है वो है या ऑयल घी उतने ही रेंसिड हो गए हैं। तो यहाँ पर हमने किस तरह अंदाज में लिखा है, हमने लिखा है द प्रोसेस ऑफ स्पॉइलेज, स्पॉइल हो जाना, ख़राब हो जाना, ऑफ फैट्स एंड ऑयल विद एन ऑर्डर, इसमें बू भी आती है, इज़ कॉल्ड रेंसिडिटी। इट इज़ ड्यू टू द हाइड्रोलिटिक रिएक्शन ड्यू टू ऑक्सीडेशन। यानी अगर आपका वो फैट काफ़ी अरसे का पड़ा हुआ है या ऑयल खुला हुआ पड़ा हुआ है और अपने एनवायरनमेंट में मौजूद है तो उसकी ऑक्सीडेशन हो सकती है। इन दिस रिएक्शन अ फाउल स्मेल, गंदी बदबू पैदा होती है ऑफ एल्डिहाइड्स एंड फैटी एसिड्स इज प्रोड्यूस्ड। यानी कि जो लिपिड्स हैं वो सादा होकर फैटी एसिड में जिससे वो मिलकर बने थे में चेंज हो जाएंगे और इस प्रोसेस के दौरान कुछ छोटे एल्डिहाइड्स बनाएंगे या बन सकते हैं और इनकी एक ख़ास स्मेल होती है। तो दैट्स वाई हम कहते हैं कि रेंसिडिटी स्मेल प्रोड्यूस करती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी व्हाट आर स्टीरॉयड, गिव एग्जांपल। तो आमतौर पर जो आप बादाम, काजू, अखरोट वगैरह खाते हैं तो उसमें जो लिपिड की खास मकदार है ये आपके पास कहलाती है स्टीरॉयड। ठीक है, इनको आप कुश्ते भी बोलते हो उर्दू में। तो कुश्ते जो हैं वो हमारी बॉडी ख़ुद भी बनाती है और हम बाहर से भी हासिल करते हैं। मतलब हम आम अल्फाज में कहें तो हम कह सकते हैं कि स्टीरॉयड हमारी बॉडी ख़ुद भी कुछ बनाती है और अगर ना बना रही हो तो वो बाहर से लेने पड़ते हैं और ख़ुद हमारी बॉडी भी कुछ ना कुछ बनाती रहती है। लेकिन लिपिड्स के ये जो हमारे पास, या लिपिड्स कह लें, स्टीरॉयड्स कह लें, ये जो हमारे पास हैं ये बहुत कम हमारी बॉडी में यूज़ होते हैं, इसलिए इनकी बहुत थोड़ी सी मिकदार भी काफ़ी रहती है और वो वक्त के साथ साथ चलती रहती है। तो यहाँ पे क्या लिखा है हमारे नोट्स में, कहता है स्टीरॉयड्स आर लिपिड्स, जिसे मैंने अभी कहा, तो दे आर नेचुरली अक्रिंग, ये हमारे कायनात में पाई जाती हैं। जैसे हमने कहा कि जैसे मैंने आपसे कहा बादाम, अखरोट, काजू वगैरह, देयर न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ 4 रिंग। ठीक है, अगर हम इसके बारे में, स्टीरॉयड के बारे में अगर उसके स्ट्रक्चर को देखें तो हमने शुरू में देखा था तो वहाँ पर 3 जो थे वो बेंजीन जैसे रिंग थे और एक आपके पास क्या था, पेंटागोनल स्ट्रक्चर था। ठीक है, तो वो स्ट्रक्चर अपने दिमाग में ले आएंगे। इसकी एग्जांपल कोई दे रहा है, इंपॉर्टेंट स्टीरॉयड्स आर कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, एर्गोस्टिरोल एंड मेल एंड फीमेल सेक्स हार्मोन्स। जाहिर सी बात है फॉर द रिप्रोडक्शन इन स्टीरॉयड का होना हमारी बॉडी में ज़रूरी है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज़ द एसिड नंबर ऑफ फैट्स। ठीक है ना, एसिड नंबर ऑफ फैट्स क्या है? तो इसका आंसर सिंपल सा है और वो ये है
इट इज़ द नंबर ऑफ मिलीग्राम। जैसे हमने पहले याद की थी, इसी तरह तारीफ दोबारा से याद करनी है, लेकिन अब मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 1 ग्राम ऑफ फैट्स। इट देखो, एक बात सुनो, सिंपल सा जो फार्मूला था हमारे पास वो फैट्स का था। देखो, फैट से हमने जब सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करवाया तो हमने बनाया ग्लिसरॉल और साथ बनाया सोप। ठीक है, अब अगर फैट टूट जाए, डिकम्पोज हो, हाइड्रोलाइज हो जाए, तो फिर किस में चेंज होगा? फैटी एसिड में चेंज होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास चूँकि एसिड है, हम इस एसिड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड से न्यूट्रलाइज करवा रहे हैं। जितना न्यूट्रलाइजेशन का अमल होगा उतना ही पानी की मिकदार यहाँ पर बनेगी और पता चल जाएगा कि एसिड की तादाद कितनी है। यानी हम यहाँ पर एसिड की तादाद मालूम कर लेंगे तो पता चलेगा कि वो जो फैट्स हैं, देखें फैट के बारे में पता नहीं चलेगा, ये पता चलेगा फैट में जो एसिड आ गया है, चाहे वो उसकी डिकम्पोजिशन की वजह से आ गया है, स्पॉइलेज की वजह से आ गया है, या कोई और केमिकल रिएक्शन की वजह से आ गया है, तो वो उसे ख़राब कर रहा है, इम्प्योर बना रहा है। तो लिपिड्स या फैटी एसिड कितने इम्प्योर हैं, उसमें कितना एसिड आ गया है, तो एसिड की इस मिकदार को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जो मिलीग्राम से हम न्यूट्रलाइज करते हैं, दैट प्रोसेस या तादाद जो है वो वाली जो हमारे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की हासिल होगी, वो तादाद कहलाएगी एसिड नंबर। अब आप कहेंगे सर मालूम तो बेस किया है, क्या एसिड नंबर रहे हैं? असल में बेस ने एसिड को न्यूट्रलाइज किया है, तो जितना ज़्यादा एसिड होगा उतना ही ज़्यादा फैटी एसिड का OH इस्तेमाल होगा। तो हम अगर सिर्फ और सिर्फ बेस के बारे में मालूमात ले लें तो ऑटोमेटिकली एसिड के बारे में मालूमात खुद ब खुद आ जाएगी। तो ये था आपके पास कि फैटी एसिड्स में जो एसिड मौजूद है उसको न्यूट्रलाइज करके देखा जाए कि कितनी ख़राबी है या कितना ख़राब है हमारा फैट या ऑयल। चलते हैं पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय आयोडीन नंबर। ये भी एक अहम सवाल है। तो इसमें क्या है, इसमें है इट इज़ द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ आयोडीन विच विल रिएक्ट विद 100 ग्राम ऑफ द फैट्स। यानी आयोडीन की वो मिकदार, हमें ये बात शुरू में पड़ी थी कि जो आयोडीन होता है वो अपना रिएक्शन जब करता है तो उसकी मिकदार कितनी इस्तेमाल होती है और कितनी बच जाती है, इसकी बिना पर हम फैसला ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक टाइट्रेशन की टाइप है दैट इज़ कॉल्ड आयोडोमेट्री। आयोडोमेट्री में हम आयोडीन की मिकदार मालूम करते हैं। अगर आयोडीन इस्तेमाल हो गई, रिएक्ट कर गई और पीछे कम रह गई तो टाइट्रेशन बताएगी कि आयोडीन तो इस्तेमाल हो गई, और कितनी इस्तेमाल हुई ये पता भी लग जाएगा। तो इसी अंदाज में हम कह रहे हैं कि आयोडीन के ग्राम में वो तादाद जो 100 ग्राम फैट्स या ऑयल के साथ रिएक्ट कर जाती है वो तादाद कहलाती है आयोडीन नंबर। तो आयोडीन सैचुरेट्स द डबल बॉन्ड। याद रखा जाए कि आयोडीन का एक टेस्ट भी है दैट इज़ कॉल्ड सैचुरेटेड टेस्ट। जितना ज़्यादा सैचुरेटेड कंपाउंड्स होंगे आयोडीन उतना ज़्यादा इस्तेमाल हो जाएगी। तो इस अंदाज में हम कह सकते हैं कि आयोडीन अगर बेरंग हो गई तो उसने रिएक्ट किया होगा। तो आयोडीन के इस चेंज ऑफ कलर से भी अंदाज़ा हो जाता है कि कंपाउंड में कितनी अनसैचुरेशन मौजूद है। तो अनसैचुरेशन के लिए KMnO4 टेस्ट भी होता है, उसका भी कलर डीकलराइज हो जाता है और आयोडीन का कलर भी डीकलराइज हो जाता है। इन दोनों को हम सैचुरेशन के होने का पता चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ नेक्स्ट चल रहा है कि आयोडीन सैचुरेट्स द डबल बॉन्ड्स एंड फॉर्म द amount of the iodine absorb, we can calculate the amount of unsaturation। यानी इससे पता चलता है, देखें हमारे पास जो फैट्स एंड ऑयल्स हैं वो दो तरह के होते हैं। आप ये समझ लें, चलो ये समझ लें फैट्स ऑयल दोनों लिपिड्स हैं। तो लिपिड दो तरह के होते हैं, ऑयल और फैट्स। ऑयल जो लिक्विड होते हैं यानी हम बोल देंगे कि वो अनसैचुरेटेड होते हैं, और फैट्स जो सैचुरेटेड होते हैं। तो उन लिपिड्स में कितनी % सैचुरेशन है या कितनी अनसैचुरेशन है इसका पता हमें आयोडीन के तादाद से चल जाता है। बहरहाल मैंने काफ़ी सारी बात कर दी है तो हम बस तारीफ़ की हद तक रहेंगे कि आयोडीन की ग्राम में वो मिकदार जो 100 ग्राम फैट्स और ऑयल को के साथ रिएक्ट कर ले, ठीक है, या बता दे उनके अंदर कि कितनी अनसैचुरेशन या सैचुरेशन है। मतलब बताती तो अनसैचुरेशन है तो ऑटोमेटिकली सैचुरेशन भी समझ में आ जाती है। सपोज़ कीजिए हमारे पास 100% कोई लिपिड्स मौजूद हैं और उसमें 20% क्या है, अनसैचुरेशन है, तो बाकी 80% क्या होगी, सैचुरेशन होगी। तो ये एक पता चल जाने से दूसरी बात समझ में आ जाती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज़ अ केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम। व्हाट इज़ केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम।
तो एंजाइम आमतौर पे प्रोटीन नेचर के होते हैं, ये वाली बात हमें पहले पता है, और इसमें कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट भी हो सकते हैं। बहरहाल सिंपली जो एंजाइम है वो प्रोटीन है। तो यहाँ पे लिखता है एंजाइम्स आर आइदर प्योर प्रोटीन और कंटेन प्रोटीन एज वेल एज सम नॉन प्रोटीन पोर्शन, जैसे कि हमने पढ़ा था कोफैक्टर, प्रोस्थेटिक ग्रुप। एंजाइम्स आर आइदर प्रोटीन द प्योर प्रोटीन और कंटेन नॉन प्रोटीन पार्ट एज वेल। ठीक है जी। तो ये क्या है, ये ज़रूरी है फॉर द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। जैसे आप लोगों ने अगर बायोलॉजी में पढ़ा था एपो एंजाइम, होलो एंजाइम, तो उसमें हम पढ़ा था प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोफैक्टर, ठीक है ना, को एंजाइम। तो ये जो हमारे पास बकिया हिस्से थे एंजाइम के अलावा, तो वो भी मौजूद होते हैं ताकि एंजाइम की प्रॉपर फंक्शनिंग हो सके। फिर लिखता है द प्रोटीन component of an enzyme is called an apoenzyme and the non-protein portion of the enzyme is called कोफैक्टर और कोएंजाइम। ये हमने बायोलॉजी में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। वही चीज़ आप डाल सकते हो कि यहाँ पर दोनों बातें हैं, प्रोटीन पार्ट भी है और नॉन प्रोटीन पार्ट भी है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द ऑप्टिमम कंडीशन फॉर द टेम्परेचर एंड पीएच ऑफ द एंजाइम एक्टिविटी। ये वही पुरानी बातें करनी है हमने कि वो टेम्परेचर जिसके ऊपर एंजाइम मैक्सिमम रिएक्ट करता है, उसका रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम होता है, अच्छा होता है, बेहतरीन होता है, तो हम उस टेम्परेचर को बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। जैसे हमारी बॉडी में सारे एंजाइम 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेस्ट वर्क करते हैं। तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, हमारी बॉडी का एक वो टेम्परेचर है जिस पर एंजाइम बेस्ट वर्क कर रहे हैं, तो ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है। इसी तरीके से अगर हम अपने स्टमक में देखें तो पीएच 2 होती है, तो 2 पीएच पर जो काम करने वाला एंजाइम है उसकी जो ऑप्टिमम पीएच है वह 2 कहलाएगी। वो काम नहीं करेगा अगर पीएच बढ़ गई या घट गई। इसी तरह हमारे जो सलाइवा है उसकी पीएच कुछ थोड़ी बहुत अल्कलाइन होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाएँ तो पीएच 2 से बदल जाती है और बढ़ने लगती है। तो ये जो आपके पास डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स में डिफरेंट क्या हैं जी, एंजाइम्स के लिए कंडीशन है वो उसी हिसाब से है। यानी अगर आपके पास टेम्परेचर बेहतरीन है तो एंजाइम भी काम बेहतरीन करेगा, और अगर आपके पास पीएच उस की ऐसी है जिस पे एंजाइम बेहतरीन काम कर सकता है तो वो ऑप्टिमम पीएच है और उसके ऊपर एंजाइम का रेट मैक्सिमम होगा। तो ये वही बातें हैं जो हमने और बायोलॉजी के अंदर चैप्टर नंबर 2 में फर्स्ट ईयर में भी सीखी थी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे चंद एग्जाम्पल दी गई हैं, वो आपने कर लेनी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द ऑप्टिमम पीएच ऑफ सलाइवरी अमाइलेज इज 6.4 to 6.9। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रेडिएशन ऑन एंजाइम। आमतौर पर एंजाइम पर अगर ख़तरनाक रेडिएशन डल जाती हैं, एक ख़ास हद से ज़्यादा डल जाती हैं, तो वो डी नेचर हो जाते हैं और एंजाइम ख़राब हो जाते हैं, एंजाइम काम नहीं करते हैं। तो यही बात हमने यहाँ पर लिखी है कि ये इनएक्टिव हो जाते हैं, इनएक्टिवेटेड बाय एक्सपोजर ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, बीटा रेज, गामा रेज और एक्स रेज वगैरह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये क्वेश्चन असल में ऐसा है कि व्हाट इज़ द, कि मैं बाद में ठीक कर दूंगा थोड़ा सा। तो इस क्वेश्चन में आपने करना ये है कि बताना है न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। तो न्यूक्लिक एसिड वो एसिडिक नेचर का कंपाउंड जो दरियाफ्त हुआ न्यूक्लियस में, इसलिए नाम पड़ा न्यूक्लिक एसिड, और वह 2 किस्म का है, एक का नाम डीएनए और दूसरा आरएनए है। बाकी इसके बारे में छोटी मोटी बात आपको पता है। इनमें अगर हम कहें कि सिमिलैरिटी क्या है, दोनों ही अगर देखा जाए तो हेरिडिटी मटेरियल माने जा सकते हैं। ठीक है, बेसिकली डीएनए हेरिडिटी मटेरियल होता है। इन दोनों की स्ट्रक्चर में कुछ ये सिमिलैरिटी भी है कि ये हेलिकल स्ट्रक्चर रखते हैं और प्रोटीन फॉर्मेशन में मदद करते हैं। दोनों ही एसिडिक नेचर के होते हैं, लेकिन इनके जो डिफरेंसेस हैं वो ज़्यादा कीमती हैं, उनके बारे में आपने ज़्यादा सोचना है। तो डिफरेंसेस ये हैं कि जो डीएनए है वो सिर्फ पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर, और आरएनए पाया जाता है न्यूक्लियस में, साइटोप्लाज्म में, यानी न्यूक्लियस से बाहर भी और न्यूक्लियस के अंदर भी। फिर एक डिफरेंस और ये है कि जो डीएनए है उसका नाम जैसे शो हो रहा है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, तो उसके अंदर एक ऑक्सीजन कम है राइबोज शुगर से, जबकि ये नहीं है तो इसलिए राइबो न्यूक्लिक एसिड कहलाया आरएनए। फिर हम मज़ीद आगे की तरफ चलते हैं तो डीएनए की कोई टाइप नहीं है, जबकि आरएनए की 3 टाइप हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। जो डीएनए है वो एक बॉस की तरह एक्ट करता है, और जो आरएनए है वो मैसेंजर्स के तौर पे काम करते हैं, मतलब उसका हुक्म बजा लाते हैं। ठीक है, तो ये चंद एक मैंने आपके सामने लिख दी हैं वो बातें या बता दी हैं जिनके ज़रिए से आप बता सकते हो कि डीएनए आरएनए में फ़र्क क्या है और डीएनए आरएनए न्यूक्लिक एसिड क्यों कहलाते हैं, और यही
टाइप भी हैं न्यूक्लिक एसिड की। चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एंड पेप्टाइड लिंकेज। तो इसमें होना ये है कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एक ऐसा लिंकेज है जो कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ने पर मिलता है। मतलब अगर आप ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल के दरमियान अगर कोई बॉन्ड देखोगे जो उन्हें जोड़ रहा है वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, और जो अमीनो एसिड को जोड़कर प्रोटीन बना रहा है, प्रोटीन के मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड्स मौजूद हैं उनका नाम पेप्टाइड लिंकेज है। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और पेप्टाइड लिंकेज में बेसिकली यही डिफरेंस है, लेकिन सिमिलैरिटी ये है कि दोनों ही क्या करते हैं, कंडेंसेशन करते हैं। मतलब जब ये हो रही होती है फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड तो एक मॉलिक्यूल से H और दूसरे मॉलिक्यूल से OH निकल कर कंडेंसेशन हो जाती है। तो ये आपको याद रहे कि छोटे मॉलिक्यूल का बड़े मॉलिक्यूल में चेंज होना कंडेंसेशन कहलाता है, और बड़े मॉलिक्यूल का टूट कर छोटे मॉलिक्यूल में चेंज होना हाइड्रोलिसिस कहलाता है। ठीक है, चलते हैं पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट आर न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड आमतौर पर यूनिट्स होते हैं DNA और RNA के। तो न्यूक्लियोटाइड जो आपके पास हैं वो 3 बड़े हिस्सों पे मुश्तमिल होते हैं, जिनमें से जाहिर सी बात है एक जो है वो है राइबोस शुगर, एक फॉस्फेट ग्रुप और बाकी नाइट्रोजनस बेसेस। तो नाइट्रोजनस बेस, राइबोस शुगर या शुगर और एक फॉस्फेट ग्रुप को साथ मिला लिया जाए तो जो हमारे पास नाम बनता है दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो नाइट्रोजनस बेस के नाम से पुकारे जाते हैं। जैसे अगर एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन अगर होंगी सपोज कीजिए नाइट्रोजनस बेसेस, तो हम कह देंगे ये एडिनिन न्यूक्लियोटाइड है अगर एडिनिन के नाम पर रखा जाए। साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड है, थाइमिडीन न्यूक्लियोटाइड है। इस तरह से आप डिफरेंट किस्म के न्यूक्लियोटाइड की टाइप बता सकते हैं। तो ये हो गया जी व्हाट आर द न्यूक्लियोटाइड्स। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द DNA एंड RNA। ठीक है, ये डिफरेंस मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ कि DNA और RNA में बेसिकली डिफरेंस क्या है शुरू के अंदर। तो वो आपने कह देना है कि DNA और RNA में DNA डबल स्टैंडर्ड है जबकि RNA सिंगल स्टैंडर्ड है। इसी तरह से जो DNA है उसके अंदर जो शुगर है वो डीऑक्सीराइबोस शुगर है और RNA के अंदर वो राइबोस शुगर है। इसके अलावा बाकी मैं कर चुका हूँ बात, वो आप दोबारा से दोहरा सकते हैं। और ये वो क्वेश्चन है जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज का। ठीक है जी, इसमें से जो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, इन क्वेश्चन में से अगर आपको किसी किस्म की कोई परेशानी है, मैंने कोशिश की है कि बिल्कुल सिंपल और शॉर्ट रखा जाए और आसानी के साथ आपको समझ में आ रहा है जितना आप लिख सकें। ठीक है, यानी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। तो इसमें कोई ज़्यादा हमने लंबी चौड़ी और कोई बड़ी कॉन्सेप्चुअल बातें नहीं की हैं, बट इतना काफ़ी है जितना हमने कर लिया है। कम से कम इतना आपको तैयार होना चाहिए। तो इससे रिलेटेड आपके पास कोई सवालात हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। बाकी आपने याद रखना है कि नेक्स्ट जो है वो भी लेक्चर आने वाला है, तो उसके लिए अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो फिर नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना पड़ेगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सब कुछ कर दें और दूसरों को भी बता दें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं कुछ ब्रेक के बाद।